के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। मैं नीलिमा आपकी ऑनलाइन क्लासेस, साइंस की ऑनलाइन क्लासेस लूँगी। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा साइंस में वो हम ले रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। तो आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इसको हम 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 हिस्सों में हम इसको बांटेंगे। तो फर्स्ट इस तरह से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग क्या है, इसकी पूरी डेफिनेशन वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ओके, और जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा हमारा टेक्सोनॉमिक एड्स। आज हम ये 3 टॉपिक ही पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग क्या है, सजीव जगत क्या है। सजीव जगत जहाँ जीवित वस्तुएं है सारी, वो सारा क्या है, सजीव जगत है। जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे आसपास में है वो सब सजीव जगत। जो जीवित वस्तुएं हमारे आसपास हैं वो सभी क्या कहलाएंगी, सजीव जगत। चाहे वो पौधे हो गए, माइक्रोब्स हो गए यानी सूक्ष्म जीवी, और ह्यूमन बींग्स, मानव, ये सभी क्या है, सजीव जगत के अंदर आते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम जो निर्जीव जगत है उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करें, उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स जो है वो डिसाइड किए गए हैं। तो हम कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं जिनसे हम जो सजीव जगत है उसे निर्जीव जगत से अलग करेंगे। ग्रोथ फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड कैरेक्टर है हमारा रिप्रोडक्शन, थर्ड कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म, एंड फोर्थ कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस। इसको हमें इन चारों कैरेक्टर्स को शॉर्ट में याद करना है तो हम याद कर सकते हैं GRMC। ये 4 कैरेक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लिविंग किंगडम जो है उसको, लिविंग वर्ल्ड को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला कैरेक्टर, ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ से आप क्या समझते हैं, ग्रोथ से आप समझते हैं कि साइज का बढ़ना। लेकिन हर जो साइज जो बढ़ती है वो ग्रोथ नहीं हो सकती। उससे हम क्या कहेंगे कि जो निर्जीव चीज है, जैसे कि आप सैंड ड्यून्स हैं, रेत के टीले हैं, तो रेत के टीले पे बार बार रेत जमती जाती है और उसका साइज बढ़ता जाता है। तो वो तो एक सजीव जगत में नहीं आ गया ना, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जहां ग्रोथ तो होगी लेकिन ग्रोथ कैसी होगी, इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ कैसी, इंटरनल ग्रोथ। वहां जो ग्रोथ हो रही है रेत के टीले पर वो एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है कि जो रेत है इसके ऊपर और रेत जमी और रेत जमी और रेत जमी, तो इसका साइज इंक्रीज हुआ, यानी कि एक्सटर्नल इसके ऊपर परतें जमती जा रही हैं और इसका साइज बढ़ता जा रहा है। तो ये जो ग्रोथ होगी ये सजीव जगत जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिफाइन नहीं करेगी। ग्रोथ कौन सी, इंटरनल ग्रोथ, ये सजीव को डिफाइन करती है। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ की जो डेफिनेशन आती है वो क्या आती है, एक तो हमारा साइज और दूसरा मास। मास मतलब द्रव्यमान, यानी कि आकार और द्रव्यमान। आकार और द्रव्यमान का बढ़ना वो कहलाएगा ग्रोथ। किसकी ग्रोथ, सजीवों की ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ वो क्या कहलाएगी,
जिसमें आकार के साथ द्रव्यमान बढ़ रहा है, और आकार कौन सा बढ़ रहा है? इंटरनल, आंतरिक। जो आंतरिक आकार बढ़ रहा है, आंतरिक ग्रोथ हो रही है, वो हमारा आएगा ग्रोथ के अंदर, सजीवों की ग्रोथ के अंदर। तो ये एक सजीवों का डिफाइनिंग फीचर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना है फीचर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी होता है, सारे सजीवों में रिप्रोडक्शन होता है, निर्जीवों में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स का होता है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो विदाउट गैमेट्स होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो 2 गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों के फ्यूजन से जो बनता है, दोनों की फर्टिलाइजेशन से जो बनता है, जो होता है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के जुड़ने से, आपस में जुड़ने से, निषेचित होने से क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में होता है, बैक्टीरिया से लेकर के एलिफेंट तक सबके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, या रिप्रोडक्शन जो है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने खच्चर सुना होगा, म्यूल जिसको बोलते हैं, खच्चर। क्या खच्चर रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसको हमने लैब में आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। किसके थ्रू? हॉर्स और डॉगी, इन दोनों का फ्यूजन कराकर, दोनों के गैमेट्स का फ्यूजन करा करके हमने म्यूल यानी कि खच्चर जो है उसको क्रिएट किया है आर्टिफिशियली लैब में। तो अब क्या है, ये क्या होगा? स्टेराइल, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, और देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि वर्कर बीज। वर्कर बीज आपने सुनी है। वर्कर बीज क्या होती है? जैसे मधुमक्खियां होती है, 3 टाइप की होती है, रानी मक्खी होती है, ड्रोन मक्खी होती है, और एक होती है वर्कर बीज या श्रमिक मक्खी जिसको बोलते हैं। तो ये जो श्रमिक मक्खियां होती हैं, ये भी क्या होती है? स्टेराइल होती है, ये भी नहीं कर सकती रिप्रोडक्शन। लेकिन है लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ये लिविंग वर्ड के अंदर आती है। म्यूल भी लिविंग वर्ड के अंदर आता है। तीसरा एग्जांपल आप देखिए, तीसरा एग्जांपल हम बताते हैं आपको, जो स्टेराइल अपने ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो स्टेराइल ह्यूमन बींग्स हैं वो भी नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन। कई ऐसे कपल्स होते हैं ना, जो जिनका जो रिप्रोडक्शन करने की जिनमें क्षमता नहीं होती है, तो वो भी है तो लिविंग वर्ड में ही। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। तो ये हुआ रिप्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट हमारा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं उपापचय। ठीक है, ये जो उपापचय होता है, ये भी लिविंग वर्ड्स का, लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म होती है कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं। जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड्स बोल सकते हैं अपन, केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो बड़े बड़े केमिकल कंपाउंड्स बना रहे हैं, या बड़े केमिकल कंपाउंड्स हैं वो छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड्स में टूट रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होती रहती हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है, एनाबॉलिक
कंपाउंड्स होते हैं वो बड़े से छोटे में टूटते हैं, वो कहलाती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एनायंस और कैटायंस होते हैं। तो एनायंस जो होते हैं वो प्लस होते हैं, यानी कि एनायंस जो होते हैं वो माइनस होते हैं, जो कि बड़े होते हैं, और कैटायंस जो होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, और वो क्या होते हैं, प्लस आयंस होते हैं। ठीक है, तो हम इसका उस वहां से कोई मतलब नहीं है, बट हम एक याद करने के पर्पज से हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं कि जो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स बड़ा एक कंपाउंड बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, एनाबॉलिक। यानी कि जिन केमिकल कंपाउंड्स ने, छोटे छोटे कंपाउंड्स ने बड़ी एक कंपाउंड को बनाया है वो कहलाएंगे एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर। और जो कंपाउंड्स, जो बड़े कंपाउंड छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहे हैं, छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, कैटाबॉलिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसको हम डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं सजीवों का। लेकिन यहाँ पे बात आती है मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं ये तो आर्टिफिशियली लैब में भी की जा सकती हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो एक फ्लास्क के अंदर हम दो कंपाउंड्स को मिला दे और उसे एक बड़ा कंपाउंड बना दे, तो फ्लास्क के अंदर भी हो गई मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो क्या फ्लास्क जो है वो सजीव हो जाएगा? नहीं। तो यहाँ पे हमें एक चीज और ऐड करनी होगी, वो क्या करनी होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस occurring inside the cells. Okay, inside the cells. तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो किस में होती है, सेल्स के अंदर होती है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल्स के अंदर होती हैं वो क्या कहलाएंगी, सजीवों का स्पेसिफिक फीचर। तो हमने यहाँ एक वर्ड सेल जो है वो ऐड कर दिया है कि सेल्स के अंदर होने वाली जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सजीवों का स्पेसिफिक फीचर होती हैं। तो अब ये जो है ये सही डेफिनेशन बन गई है। तो ये हो गया सजीवों का तीसरा कैरेक्टर। अब हम चौथे पर जाते हैं। फोर्थ कैरेक्टर है अपना कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस तो सभी जानते हैं क्या होता है कॉन्शियसनेस। जैसे ठीक है, तो फोर्थ कैरेक्टर हम ले रहे हैं अब कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और किसी से टकरा गए, तो अचानक से हमें धक्का लगा टकराने पर, ठीक है, तो हम एकदम से कॉन्शियस, किसने हमें धक्का दिया, ये क्या है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, अभी हम जैसे आपने छुई मुई का प्लांट देखा होगा, उसको आप टच करते हो तो उसकी सारी पत्तियां सिकुड़ जाती है, तो क्या है, वो उस प्लांट का नेचर है, वो कॉन्शियसनेस शो कर रहा है आपके। जैसे ही आपने उसको टच किया उसकी पत्तियां सिकुड़ गई। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने ह्यूमन बीइंग्स का बताया और एक प्लांट्स का बताया, यानी कि सभी में जो है कॉन्शियसनेस होती है। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है, सेंसिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, सेंसिंग द एनवायरमेंट कि जो हमारे आसपास का एनवायरमेंट है उसको सेंस करना। ठीक है, ये होता है कॉन्शियसनेस। तो मुझे नहीं लगता कॉन्शियसनेस के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है, आप लोग समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये हमारे 4 कैरेक्टर्स हो गए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग वर्ल्ड है उसका मतलब समझ में आ गया होगा। ये थे इनके सारी डिफाइनिंग कैरेक्टर, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रोथ होती है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेटाबॉलिज्म होती है और जिसमें कॉन्शियसनेस होती है, किसी एनवायरनमेंट के प्रति सेंस होते हैं, उसको कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, व्हाट इज द लिविंग, और सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमी। ओके, तो जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी मतलब कोई भी जो भी प्लांट है या एनिमल है उसका
क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर, वो कहलाता है टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब पहले तो ये पता है एपीडी कैंडोले हैं, कैंडोले, इन्होंने सबसे पहले टेक्सोनॉमी वर्ड जो है उसको दिया था। तो चलते हैं, अभी मान लीजिए हमने एक प्लांट देखा कहीं भी, ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं और हमने एक स्पीसीज देखी, या हमने कोई एनिमल देखा, ठीक है, और उस एनिमल को देखकर हमें लगा कि ये एनिमल कौन सा एनिमल है, कैसे पता चलेगा, ठीक है, हम उसको लैब के अंदर लेके आए, साइंटिस्ट, मान लीजिए कि आप साइंटिस्ट हैं और आपको एनिमल मिला, आप उसे लैब के अंदर लेके आए, आपने उसको टेस्ट किया कि इसके बड़े बड़े पैर हैं, ठीक है, इसके बॉडी पे फर है, इसके जो है टीथ वो लंबे लंबे, या कोई भी फीचर्स जो भी आपने उसमें देखे, ठीक है, तो जो ये फीचर्स देखना होगा ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब डिस्क्राइबिंग द थिंग। कोई भी आपको चीज मिली, कोई भी एनिमल मिला, उसको आपने डिस्क्राइब किया है ना, उसके फीचर्स देके उसको डिस्क्राइब किया, तो वो कहलाएगा उसका आइडेंटिफिकेशन, उसको आपने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर, अब आपने उसको आइडेंटिफिकेशन मतलब आपने उसको पहचान लिया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना, कि आपने उसके कुछ कैरेक्टर्स नोट किए, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको पहचान लिया, ठीक है। अभी भी आपको उसका नाम नहीं पता है, ठीक है, आपने उसको सिर्फ आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब हमने उसके कैरेक्टर्स देखे, देखने के बाद हमने उसको कई जो हमारे पास सोर्स है उनसे मिलाया, ठीक है, तो हम उसको क्लासिफाई किया कि ये कॉर्डेट्स है, नॉन कॉर्डेट्स है, या फिर कोई दूसरी कैटेगरी के अंदर है, उसको उसकी कैटेगरी को डिसाइड किया, वो हो गया उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन, उसको हमने क्लासिफाई किया, यानी उसको हमने वर्गीकृत किया, उसका वर्गीकरण किया कि वो कौन से क्लास में है, या आगे चल के हम बताएंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं जिनके थ्रू हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमने अभी आप ये देख लीजिए कि हमने वो जो आइडेंटिफाई किया है उसका हमने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नोमेनक्लेचर। अब हमने उस एनिमल को देखा या प्लांट जो भी आपने देखा है, तो अब हम क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। अब नामकरण करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है नामकरण करना, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आपने मान लीजिए अपन इंडिया में रहते हैं और हमें वो प्लांट या जानवर जो भी मिला, हमें एनिमल, ठीक है, उसका नाम हमने हमारे हिसाब से रखा, लेकिन जो अदर कंट्रीज है उसमें उस एनिमल को कुछ और नाम से जानते होंगे, ठीक है। तो उसका एक कॉमन नेम होना चाहिए या कोई एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो साइंटिफिक नेम जिस नेम से उसे सारे ऑल ऑफ वर्ल्ड में उसको जाना जाए, पूरे विश्व में जिस नाम से उसको जाना जाए, ठीक है, वो एक नाम उसका होना चाहिए, इसीलिए नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ती है। अब नोमेनक्लेचर के लिए एक साइंटिस्ट हैं कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, इन्होंने द्विनाम पद्धति दी। कौन सी पद्धति दी, द्विनाम नामकरण पद्धति, ठीक है, पद्धति। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इंग्लिश में भी मैं आपको लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है वो उसने दिया था द्विनाम नामकरण पद्धति। तो द्विनाम नामकरण पद्धति जो कैरोलस लीनियस ने दी थी, इसने अपने 10th एडिशन जो इसकी बुक थी, बुक का नाम मैं आपको लिख देती हूँ, कैरोलस लीनियस की बुक, मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से, या यही लिख देती हूँ, ठीक है, ऊपर लिख देती हूँ। कैरोलस लीनियस की बुक थी
सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी ये बुक आई थी इनकी 1768 में, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस की जो ये बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, इस बुक में सन एक बार आप देख लीजिएगा, सन शायद गलत हो सकता है, सिस्टेमा नेचुरी 1768 आई थिंक 1768 नहीं था, 1758 था, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1758। तो सिस्टेमा नेचुरी का जो 10th एडिशन निकला था, 10वां जो संस्करण निकला था, उसमें कैरोलस लिनियस ने द्विनाम नामकरण पद्धति जो है उसका जिक्र किया था। अब हम पढ़ेंगे कि पद्धति होती क्या है। तो हमने ये देख लिया है अभी तक कि टेक्सोनोमी जो है वो क्या है। टेक्सोनोमी है हमें किसी भी स्पीसीज है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, इसकी पहचान करना, उसका वर्गीकरण करना और उसे एक नाम देना, ये आता है टेक्सोनोमी के अंदर। और इसको सबसे पहले किसने खोजा था टेक्सोनोमी को? एपीडी कैंडोले ने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द्विनाम नामकरण पद्धति है क्या। ये मैं हटा देती हूँ। द्विनाम नामकरण पद्धति ये हट गया है कैरोलस लिनियस, ठीक है। अब ये पद्धति है क्या, इसकी क्या किस तरह से इसके द्वारा जो है नामकरण किया जाता है वो हम देखते हैं। तो इसके लिए जो है उसने 3 चीजें इन्होंने बताई हैं। कोई भी जो अपना प्लांट है, एनिमल है, कोई भी स्पीसीज मान लीजिए, उसका जब हमें नामकरण करना होता है तो पहली चीज क्या होगी कि उसके नाम में जीनस एंड स्पीसीज, ये दोनों कैटेगरीज जो हैं उनको रखा जाएगा। जीनस मतलब वंश, ठीक है, वंश और जाति, ठीक है। तो दोनों कैटेगरीज को उसके नाम में, उसके साइंटिफिक नेम में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा कैरेक्टर इन्होंने रखा कि जो जीनस होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे हम कोई स्पीसीज ले लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए हमने शकरकंद ले लिया, ठीक है, उसका नाम होता है आइपोमिया बाटिटस। तो आइपोमिया उसका जीनस है और बाटिटस उसका स्पीसीज है। तो आइपोमिया बाटिटस, ओके, ढंग से लिखती हूँ, आइपोमिया बाटिटस। तो आइपोमिया बाटिटस में देखा आपने कि फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर हैं, स्पीसीज भी स्मॉल लेटर में आएगी, ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है, तीसरी चीज क्या होगी, या तो उस स्पीसीज या तो उस नाम को किस में लिखा जाएगा, इटैलिक में, ठीक है, या तो उसे इटैलिक में लिखा जाएगा, ठीक है, इटैलिक। या दूसरा ऑप्शन है कि उसके नीचे क्या कर दिया जाएगा, अंडरलाइन। तो हमने जो ये स्पीसीज लिखी है उसका हम अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि हमने इटैलिक में नहीं लिखा है इसे, या हम इसे इटैलिक में लिख दें इस तरह से, ठीक है, या तो हम इसे इटैलिक में लिख दें या इसके नीचे अंडरलाइन कर दें। तो ये हुई पूरी द्विनाम नामकरण पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। अब इसमें ये 3 कैरेक्टर्स आपको याद करने हैं। जब भी आपको कोई भी स्पीसीज का नोमेनक्लेचर करना होगा, आप इसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि उसमें जीनस और स्पीसीज को ऐड करेंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा जीनस का, बाकी सारे स्मॉल, और नीचे अंडरलाइन अलग अलग, जीनस पे अंडरलाइन अलग,
एंड SVC इसका अंडरलाइन अलग। और यदि आप कंप्यूटर वगैरह का यूज करते हैं तो सिर्फ इटैलिक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेक्सोनोमी। अब हम आते हैं सिस्टमैटिक्स पर, जो हमने दूसरा टॉपिक लिया था ना, टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो अब हम आते हैं सिस्टमैटिक्स पर। चलिए, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, टेक्सोनोमी को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा है अब नेक्स्ट सिस्टमैटिक्स। क्या है सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स क्या है? अब देखिए, जैसे आपने सुना होगा, परम आपने सुना होगा या तो, या नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ परम क्या चीज है, ठीक है। परम, ये सारी कैटेगरीज हैं जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है परम। पी मतलब पेसीज, ए मतलब एम्फीबियन, आर मतलब रेप्टाइल, ए मतलब एवीज, एम मतलब मैमल्स। मैमल्स, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा, अच्छा इनका हिंदी में भी बता देती हूँ। स्पीसीज जिसमें सारी फिशेज आती हैं, एम्फीबियंस उभयचर जो पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं, जो सर्पधारी जो होते हैं, और दूसरे होते हैं एवीज। एवीज रेप्टाइल्स का हिंदी मैं देख के आपको बताऊंगी। रेंगने वाले जो जंतु होते हैं वो इसके अंदर आते हैं रेप्टाइल्स में। एवीज, एवीज होते हैं जो पक्षी होते हैं वो, और मैमल्स स्तनधारी। रेप्टाइल्स को शायद सरीसृप कहते हैं, ठीक है, सरीसृप कहते हैं, शायद ये कहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये लिखा क्यों है, इसका सिस्टमैटिक से क्या मतलब रिलेशन है। तो देखिए, जो रेप्टाइल्स हैं उन रेप्टाइल्स का एक जो फाइलम है या एक जो है ऑर्डर, उससे मैमल्स निकले और एक पार्ट से निकले अपने एवीज। मीन्स इन दोनों मैमल्स और एवीज का एवोल्यूशनरी रिलेशन किससे है? रेप्टाइल्स से। जैसे हमारे एंसेस्टर्स होते हैं ना, एंसेस्टर्स, उस हिसाब से। फिर अब ये रेप्टाइल्स कैसे निकले? रेप्टाइल्स कैसे बने? रेप्टाइल्स बने अपने एम्फीबियंस से। जैसे कुछ एम्फीबियंस जो थे वो पानी में भी रहते थे और जमीन पर भी रहते थे, लेकिन कुछ इतने एडवांस हो गए कि उन्हें पानी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो जमीन पर ही सरवाइव करने लगे, तो वो बन गए रेप्टाइल्स, और बाकी जो थे वो रह गए एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग वगैरह, ठीक है। अब जो एम्फीबियंस हैं ये बने हैं फिशेस से, ठीक है। जो फिशेस होती हैं वो प्रॉपर पानी में ही रहती है, पानी से बाहर निकालो तो नहीं जी पाती, ठीक है। लेकिन जो एम्फीबियंस हैं वो थोड़े एडवांस हुए और वो पानी से बाहर भी रह पाए, ठीक है। जैसे टर्टल्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि बाहर आकर रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के लिए वो बाहर निकलते हैं। जैसे आपने वो भी देखे होंगे, घड़ियाल होते हैं या मगरमच्छ होते हैं, वो सब एम्फीबियंस के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको सिस्टमैटिक्स क्या होता है? मतलब ये सब आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेशन है इनका। कैसा रिलेशन है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। तो सिस्टमैटिक्स क्या हो गई? सिस्टमैटिक्स हो गई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज। सारी कैटेगरीज हैं ये। तो अरे my duster is not working. It's okay. So evolutionary history, या हम कह सकते हैं evolutionary relationship between
हिस्ट्री बिटवीन कैटेगरीज, ये हमारा कहलाता है सिस्टमेटिक्स। तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स दोनों में डिफरेंस है। टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका नोमेनक्लेचर होता है, लेकिन सिस्टमेटिक्स में उसका दूसरी कैटेगरी से रिलेशन देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या होती है? कैटेगरीज को हम एक और नाम दे सकते हैं टैक्सॉन या टैक्सा, टैक्सा या टैक्सॉन। कैटेगरीज, कैटेगरीज में अब जैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, जैसे फर्स्ट कैटेगरी क्या है, तो पहले बड़ी आएगी फिर छोटी आएगी। तो पहली कैटेगरी पहले हम लिख लेते हैं इनको, किंगडम। पहली कैटेगरी है किंगडम। दूसरी कैटेगरी है हमारी फाइलम। इनको भी लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, किंगडम जो हमने लिखा है इसके थोड़ा सा साइड में लेकर के फिर हम फाइलम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्लास। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है थर्ड कैटेगरी फैमिली। ठीक है, फैमिली हो गया। तो फैमिली के बाद हम आते हैं किस पर, अपना ऑर्डर हो गया, ऑर्डर, फिर जीनस और फिर आ जाती है स्पीसीज। ये तो मेन कैटेगरीज हैं, इनके अलावा भी होती है, जैसे किंगडम कभी चेंज नहीं होता। सबसे बड़ा जो होता है किंगडम से याद रखना, किंग से याद रखना आप किंगडम, ये सबसे बड़ी कैटेगरी हुई। ठीक है, और स्पीसीज सबसे छोटी कैटेगरी। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनके सब कैटेगरीज भी आ जाती है, जैसे सब क्लास हो गया, सब फैमिली या सब ऑर्डर या फिर सब स्पीसीज। तो लेकिन जो ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैटेगरीज जो होती हैं वो इसी ऑर्डर में होती है। ऐसे ही आपको लर्न करनी है। आप इनका एक वो बना सकते हैं, जैसे के पी सी एफ। अच्छा, एक चीज यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये जो फैमिली है यहाँ पे अपना आएगा ऑर्डर, फिर आएगा अपना फैमिली। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से यही रहेगा हमारा पूरी कैटेगरीज को डिफाइन करने का। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, के पी सी ओ एफ जी एस। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो। जीएस तो आपको याद ही रहेगा नोमेनक्लेचर में, जैसे जीनस और स्पीसीज को लेते हैं, और के ऑफ को कफ के हिसाब से याद कर लीजिए। बाकी किंग सबसे बड़ा होता है, उसके नीचे फाइलम आएगा। तो जैसे भी आपको याद करना है, मुझे इस तरह से याद है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनको हिंदी में भी हम लिख देते हैं एक बार, किंगडम, जिसको बोलेंगे जगत, फाइलम, संघ, क्लास, वर्ग, ऑर्डर, गण, फैमिली ही है, और जीनस हो गया अपना वंश, इसको फैमिली ही लिख देते हैं अपन। ठीक है, वंश और स्पीसीज हो गई जाति। ठीक है, तो ये हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, जिनके थ्रू हम किसी भी जो स्पीसीज है उसको वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो किंगडम के अंदर हम जैसे कि 5 किंगडम हैं, तो यहीं पे मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ।
किंगडम जो है उसके लिए पंच जगत अवधारणा दी गई थी। पंच जगत अवधारणा, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच जगत अवधारणा किसने दी थी? तो ये थे एक साइंटिस्ट व्हिटेकर, ठीक है, उन्होंने दी थी पंच जगत अवधारणा, व्हिटेकर, ठीक है। इन्होंने 5 जगत कौन कौन से डिफाइन किए? 1 2 3 4 एंड 5। तो पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, कवक, चौथा था प्लांटी जिसमें सारे प्लांट आए थे, और फिफ्थ एनिमेलिया जिसमें सारे एनिमल्स को रखा गया। तो ये जो 5 किंगडम है वो इन्होंने बताया था व्हिटेकर ने। इसी को बोला जाता है पंच जगत अवधारणा। जनरल क्वेश्चन यही आता है कि पंच जगत अवधारणा किसने दी थी, या कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो किंगडम है वो शामिल है, ठीक है, पूछा नहीं जाता है। जनरली यही क्वेश्चन आता है कि पंच जगत अवधारणा किसने दी थी। तो ये किंगडम हो गए। अब फाइलम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आप एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल में अलग फाइलम होंगे, प्लांट्स के अलग होंगे, फंजाई के अलग, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटोजोआंस के अलग। तो इस तरह से फाइलम में जैसे हम अभी के लिए एनिमल्स के ले लेते हैं कॉर्डेटा, या पहले आएगा नॉन कॉर्डेटा, क्योंकि पहले नॉन कॉर्डेट्स थे उनको देखा गया था, इसलिए नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। जिनमें नोटोकॉर्ड होती है वो कॉर्डेट्स, जिनमें नहीं होती है वो नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। इसी तरह से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इनके सबके अलग अलग जो वो है, अलग अलग नाम है जो आप जैसे भी आप आगे बढ़ोगे कॉर्डेटा में है, कौन सी क्लास है, प्लेटी जैसे नॉन कॉर्डेट है। अच्छा, इसको मैं हिंदी में बता देती हूँ। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनको बोलते हैं अकशेरुकी, और कॉर्डेट्स होते हैं उनको बोलते हैं कशेरुकी, और मेरे को हिंदी में कशेरुकी, ठीक है। तो ये हो गए नॉन। अभी आप जैसे क्लास में आओगे तो कॉर्डेट्स, आप इसमें कॉर्डेट्स में तो अपने सारे ये नॉन कॉर्डेट्स में आ गए प्लेटीहेल्मिन्थीज, न्यूमेरिया, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, एस्कीहेल्मिन्थीज, और या फिर ऑर्थोपॉड्स हो गए, एनालिड्स हो गए। तो ये सब इसमें क्लास के अंदर आ जाएंगे। वो जैसे जैसे हम आगे पूरी एक इनकी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक है आज, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो 4th टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।